ईरान पर ध्यान होने से गाजा खबरों में नहीं था, लेकिन हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के बयान से ये बदल गया। हाँ तो मार्क, मुझे लगता है कि मैं राष्ट्रपति ट्रंप ने जो ट्वीट किया या जैसा आप कहेंगे ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया, उसे जोर से पढ़ने जा रही हूँ। आज शांति बोर्ड ने हमास और गाजा में मौजूद सभी अन्य सशस्त्र समूहों के पूर्ण निरस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौता किया। ये स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। ये समझौता गाजा में अंततः एक नई फिलिस्तीनी सरकार द्वारा शासन किए जाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, जो शांति बोर्ड के साथ मिलकर फिलिस्तीनी लोगों की मदद करेगी। मेरे यूं नाक से हंस पड़ने के लिए माफ कीजिए। साथ ही इजराइल को वो सुरक्षा मिलेगी जिसकी वो हकदार है, क्योंकि गाजा अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल नहीं होगा। ये ट्रंप की 20 सूत्री योजना के क्रियान्वयन में एक बड़ा मील का पत्थर है। इस समझौते को सावधानी पूर्वक निर्धारित चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे ही निरस्त्रीकरण पूरा हो जाएगा, इजरायली सेना पीछे हट जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल एक नई फिलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर काम करेगा, ताकि गाजा को उसके निवासियों और उसके पड़ोसियों के लिए सुरक्षित बनाने की जिम्मेदारी ली जा सके। 1 साल पहले वहां एक हिंसक और भयंकर युद्ध था, मानवीय संकट था और बंधकों को क्रूर कैद में रखा गया था। हमने ऐतिहासिक प्रगति की है और अभी भी बहुत काम बाकी है। मैं मध्यस्थों का धन्यवाद करना चाहती हूँ, मिस्र, कतर और तुर्की को उनके महत्वपूर्ण प्रयासों के लिए, और खास तौर पर अपनी बेहतरीन टीम को, जिनकी अथक मेहनत ने इस ऐतिहासिक सफलता को संभव बनाया। 7 अक्टूबर को गजा से जो खतरा उभरा था, उसे फिर से बनने नहीं दिया जाएगा। इस समझौते के तहत गाजा आखिरकार एक नई फिलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा, जो अपने लोगों की सेवा करेगी। इस अद्भुत उपलब्धि पर सभी को बधाई, जिसके बारे में सभी ने कहा था कि इसे कभी हासिल नहीं किया जा सकता। ठीक है मार्क, जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, मैं कहूंगी कि उस बयान के 90% शब्द मुझे जोर से हंसाने वाले थे। क्या आप कृपया शायद आप बताना चाहेंगे कि उसमें ऐसा क्या था जिसने मुझे, मान लीजिए, भौएं उठानी पड़ी? मैं नहीं जानता रूथी तुम्हारे दिमाग में क्या चलता है, लेकिन इतना कहूंगा, ठीक है? एक उदार इजरायली कह सकता है कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। हमास अपने हथियार डालने वाला है। वो इजराइल का युद्ध उद्देश्य था। गाजा में एक नई सरकार होगी, हमास नहीं। ये इजराइल का एक और युद्ध उद्देश्य था। हमारे बीच शांति और भाईचारा होगा। गाजा अब इजराइल के लिए खतरा नहीं रहेगा। ये भी इजराइल का युद्ध उद्देश्य था। मुझे लगता है कि इजराइल में कई लोग और राष्ट्रपति के बड़े समर्थक कहेंगे कि यह सच होने के लिए बहुत अच्छा है। और क्या संकेत है कि इनमें से कुछ भी वास्तव में होने वाला है? क्या कोई भी सबूत है कि हमास अपने हथियार छोड़ने के लिए तैयार है? क्या कोई भी सबूत है कि हमास गाजा में अपनी राजनीतिक शक्ति छोड़ने के लिए तैयार है? क्या कोई भी सबूत है कि हमास इजराइल, यहूदियों और बाकी सभी के खिलाफ अपना जिहाद छोड़ने वाला है? दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति के बयान का आधार क्या है? और जाहिर है उन्होंने मध्यस्थों, मिस्र, तुर्की और कतर से कुछ सुना है, उनका जिक्र भी किया है ना? लेकिन क्या यह वही पुरानी बात है जो फिर दोहराई जा रही है? मेरी जानकारी में हमास अपने हथियार नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो गाजा में उसके राजनीतिक दुश्मन उसे बेरहमी से मार डालेंगे। हर चीज दिखाती है कि वे अपनी जिहादी सोच नहीं बदलेंगे, जिसमें इजराइल को नष्ट करना और अधिक से अधिक यहूदियों को मारना शामिल है। इसलिए मैं राष्ट्रपति पर विश्वास करना चाहता हूं। उम्मीद है कि वे सच कह रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यह ऐतिहासिक सफलता होगी। मैं अभी तक कोई ऐतिहासिक सफलता नहीं देख रहा हूं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें जो दिलचस्प है, और मुझे लगता है कि सभी को ये जानना चाहिए, शायद दर्शकों को ये नहीं पता हो, लेकिन इजराइल इस योजना का हिस्सा नहीं है। यह मूल रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका और हमास के बीच एक समझौता था, और शांति बोर्ड के कई सदस्य हैं। अब इजराइल इसका हिस्सा नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति ट्रंप और उनकी टीम ने इसे प्रस्तुत किया था, और पहले भी किया था। इस समझौते की शर्तों को इजराइल की समीक्षा के लिए प्रस्तुत किया, ताकि वे जान सकें कि इजराइल का इस पर क्या कहना है। और जो हम ताज़ा घोषणा के बारे में जानते हैं, वो ये है कि इजरायली सरकार इससे ज्यादा खुश नहीं थी, लेकिन इसका ज्यादा फर्क नहीं पड़ा।
और इसकी वजह यह है कि हमास ने पहले ही कह दिया था कि नहीं, हमने इसके लिए सहमति नहीं दी है। ये थोड़ा ईरान जैसा है। हर बार जब ट्रंप कहते हैं कि हम किसी समझौते के करीब आ रहे हैं, तो इस्लामिक रिपब्लिक कहती है नहीं, हम किसी समझौते के करीब नहीं हैं। तो इस मामले में भी हमास ने, मैं अभी एक क्लिप चलाने जा रही हूं जिसमें हमास के एक वरिष्ठ सदस्य गाजी हमद हैं। दिलचस्प है, उनका नाम गाजी है, जैसे गाजा। गाजी हमद और उनका इंटरव्यू पियर्स मॉर्गन ने लिया था। चलिए 1 मिनट के लिए सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा, और फिर हम प्रधानमंत्री नेतन्याहू की प्रतिक्रिया के बारे में बात करेंगे। हमास एक मुक्ति संगठन है। हमने कभी अपराध या आम नागरिकों की हत्या नहीं की। हम हमेशा अपने लोगों को कब्जे से आजाद कराने की कोशिश करते हैं। मैं 100% कह सकता हूँ, मुझे पूरा विश्वास है कि यह 100% सच है। हमने आम नागरिकों पर अपराध नहीं किए। शायद कोई गलती हुई हो, लेकिन ये हमास की नीति नहीं है। क्या हमास वास्तव में अपने हथियार छोड़ने को के लिए तैयार है? मैं पुष्टि कर सकता हूं कि हमने अपनी सोच नहीं बदली है। हमारा लक्ष्य कब्जे को समाप्त करना है और फिलिस्तीनी गुटों के साथ मिलकर कब्जे को समाप्त करना जारी रखना है, क्योंकि यही हमारा पवित्र मिशन है, ताकि कब्जा खत्म किया जा सके। हमने भारी हथियारों को राष्ट्रीय समिति की जिम्मेदारी में रखने की बात की थी। बस बात खत्म। हमने किसी और शब्द के बारे में बात नहीं की, न निरस्त्रीकरण के बारे में, न किसी और चीज के बारे में। क्या मैं टिप्पणी कर सकता हूं? सबसे पहली बात, मुझे लगता है हमारे दर्शक जानते हैं, लेकिन जब हमास कहता है कि वे कब्जा खत्म करना चाहते हैं, तो वे गाजा या वेस्ट बैंक की बात नहीं कर रहे हैं। जूडिया और सामरिया, वे 1967 से पहले के इजराइल की बात कर रहे हैं। यानी उनके लिए तेल अवीव भी कब्जा है, उनके लिए हाइफा और बेरशेबा भी कब्जे में है। यानी लोग समझते हैं कि वे सिर्फ वेस्ट बैंक और गाजा में फिलिस्तीनी राज्य के लिए लड़ रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जब वे कब्जे की बात करते हैं श्री हमाद, का मतलब है कि इजराइल बिल्कुल ना रहे। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूं जो शायद तुम्हें रुथी कुछ उम्मीद दे, या कम से कम राष्ट्रपति की बात को लेकर तुम्हारी निराशा कुछ कम करे। क्योंकि मैंने बहुत ध्यान से हर एक शब्द सुना जो तुमने उनके ट्रूथ सोशल बयान से पढ़कर सुनाया। और राष्ट्रपति ने कहा कि इजराइल गाजा से बाहर निकलना शुरू करेगा, और उन्होंने कहा जब निरस्त्रीकरण पूरा हो जाएगा। राष्ट्रपति ने यही कहा, और अगर यह अमेरिकी नीति का सही बयान है और यही राष्ट्रपति ने कहा, इसका मतलब है कि इजराइल को ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमास के निरस्त्र होने तक उससे कुछ अपेक्षित नहीं है। आज हम गाजा के लगभग 60% हिस्से पर है। हमारा क्षेत्र इजरायली सीमा से लगा है, जिससे इजरायली बल बफर जोन में रहकर अपनी नागरिक आबादी की सुरक्षा करते हैं। ये इजराइल के लिए बेहतर स्थिति है। हम अपनी सीमाओं और लोगों की सुरक्षा कर रहे हैं। अगर राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि इजराइल पर पीछे हटने के लिए कोई भी दबाव नहीं डाला जाएगा, पहले निरस्त्रीकरण पूरा होना जरूरी है। जब हमास सच में निरस्त्रीकरण करे, तब मुझे जगा देना। ठीक है, तो सबसे पहले चलिए इस आकर्षक व्यक्ति गाजी हमाद के बारे में एक और बात का जिक्र करते हैं। आप जानते हैं, उन्होंने अभी अभी पियर्स मॉर्गन से कहा कि नहीं, वे लोगों को नहीं मारते या कुछ भी, जैसा भी उन्होंने कहा, लेकिन ये वही आदमी है। और मुझे ये इसलिए पता है क्योंकि आपने उन्हें कई बार उद्धृत किया था जब आप उस साल 7 अक्टूबर के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रवक्ता थे। उन्होंने गर्व से कहा, हम 7 अक्टूबर जैसी घटना बार बार दोहराएंगे। तो आप जानती हैं, हमास वाले अरबी और अंग्रेजी में अलग बातें कहते हैं। कभी कभी अंग्रेजी में भी वही मान लेते हैं जो अरबी में कहते हैं। लेकिन मेरी चिंता यह है, आपने राष्ट्रपति ट्रंप के बारे में जो कहा वो सही हो सकता है, लेकिन शांति बोर्ड और उसके प्रमुख के मामले में यह बात सही नहीं है। निकोलाई मिलाडोनोव, अगर मैं सही उच्चारण कर रही हूं, वो प्रधानमंत्री नेतन्याहू से बहुत नाराज हो गए थे। उन्हें पत्र लिखकर कहा, आप गाजा में कई हमास सदस्यों को मार रहे हैं, इसे रोकिए, हम शांति लाने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वो इजराइल आए और सोमवार 3 अगस्त को उनकी एक बैठक हुई। वैसे आज हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, आज बुधवार 5 अगस्त है। तो जब उनकी यह बैठक हुई, वे बैठक से बाहर आए और हालात थोड़े बेहतर थे। वे थोड़े बेहतर क्यों थे? क्योंकि इस 15 बिंदुओं की योजना का जो मसौदा नेतन्याहू को सौंपा गया था,
उसके अनुसार ये वैसा नहीं था जैसा आपने या ट्रंप ने कहा। इसमें कहा गया कि इजराइल पीछे हटेगा और हमास हथियार डालेगा। हर बार जब हमास थोड़ा हथियार डालता है, इजराइल थोड़ा और पीछे हटेगा। नेतन्याहू ने कहा, जब तक वे पूरी तरह हथियार नहीं डालते, हम पीछे नहीं हटेंगे। अब दूसरी समस्या सुनिए। जैसा कि हम अरब मामलों के विशेषज्ञों की रिपोर्टों से जानते हैं, इस बिंदु योजना की भाषा के साथ समस्या यह है कि इसमें यह नहीं कहा गया है कि उन्हें पूरी तरह से हथियार डालने हैं। वे निजी बंदूकें रख सकते हैं, ऐसी चीजें जैसे अपने घर में अपने खुद के हथियार रखना। वे समूह के रूप में ऐसा नहीं कर सकते। वे सैन्य बल के रूप में ऐसा नहीं कर सकते। तो ये एक और बात थी जिस पर नेतन्याहू और व्लादिनोव बहस या चर्चा कर रहे थे। अब जब नेतन्याहू बैठक से बाहर आए, उन्होंने कहा, ठीक है, हमारे पास है। उन्होंने स्थापित किया है, हमने शांति बोर्ड के साथ यह स्थापित किया है कि जब तक हमास अपने हथियार नहीं डालता, तब तक कोई वापसी नहीं होगी। लेकिन निरस्त्रीकरण की परिभाषा थोड़ी अस्पष्ट थी, सबसे पहली बात। और दूसरी बात, बुरी बात ये थी कि जाहिर तौर पर नेतन्याहू ने गाजा में हमास आतंकवादियों की लक्षित हत्याएं रोकने के लिए सहमति जताई, उनका पीछा करके मारना बंद करने के लिए, और इसके बजाय केवल उन्हीं को मारना जो सुरंगों से बाहर झांकते हैं या बाहर निकलकर इजरायली सैनिकों की ओर बढ़ते हैं। और हमें कैसे पता कि नेतन्याहू ने इस पर सहमति दी? क्योंकि उस बैठक के बाद उन लक्षित हत्याओं का सिलसिला रुक गया। और यह तब हुआ जब बहुत प्रसिद्ध बंधकों, रिहा किए गए बंधकों और उस भयानक नरसंहार और कैद से बचे लोगों के बाद की बात है। उनके अपहरणकर्ताओं को एक एक करके आईडीएफ ने मार गिराया है, और ये अच्छी बात है। तो ये सब बहुत चिंता का विषय है। लेकिन जब आप इसका जवाब देंगी, तो चलिए थोड़ा बात करते हैं हमास के बारे में। नहीं, लगभग सभी मानते हैं कि वे आतंकवादी हैं। गाजा में फिलिस्तीनी प्राधिकरण पर बोलिए। पहली बात, श्री हमाद, जो हमास के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि 7 अक्टूबर को कोई निर्दोष नहीं मारे गए, और ऐसी ही बातें कहीं। जब मैं इजरायली सरकार का प्रवक्ता था, मैंने माना कि इजरायल की विदेशों में जनसंपर्क के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि हमास के लोग खुद बोले। एक और समस्या ये है कि वे खुद नहीं बोलते, बल्कि अपने प्रतिनिधियों जैसे संयुक्त राष्ट्र की हमास प्रभावित संस्थाएं या डॉक्टरों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं के जरिए बोलते हैं। लेकिन जब हमास के लोग खुद बोलते हैं, तो या तो वे मजाकिया लगते हैं या अपनी असली पहचान यानी कट्टर जिहादी छुपा नहीं पाते, है ना? और मैं तो यही चाहूंगा कि श्री खामने जितना हो सके उतना बोले। समस्या ये है कि वे खुद को छुपाते हैं। मुझे लगता है कि वे समझते हैं कि जब वे खुद को असली रूप में पेश करते हैं तो उसमें दिक्कतें आती हैं। मैं मीडिया से फिर निवेदन करूंगा कि वे श्री खमेनी का इंटरव्यू ले, ताकि लोग जान सके कि वे मिलादुनोव के बारे में क्या कहते हैं। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं रूथी। वे यरूशलेम में संयुक्त राष्ट्र के मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया के समन्वयक थे। जो लोग वो भूमिका निभाते हैं, उनके इजराइल व उसकी सरकार से हमेशा खराब संबंध रहे हैं। उन्हें सभी ऐसा मानते थे। आप जानते हैं, बहुत ज्यादा फिलिस्तीनी समर्थक, और उन्हें ऐसा के रूप में नहीं माना जाता था इजरायली सरकार द्वारा। सही है? हाँ, यानी उन्हें ऐसा नहीं माना गया था। मुझे याद है जब उन्होंने संयुक्त राष्ट्र में कार्यकाल पूरा किया, उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय में प्रधानमंत्री के साथ विदाई बैठक के लिए आमंत्रित किया गया था। कार्यालय, विदेश मंत्रालय और राष्ट्रीय सुरक्षा तंत्र में यह सोच थी कि संयुक्त राष्ट्र ने शायद गलती से लेकिन सही व्यक्ति भेजा है। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति जिसे हम समझते थे कि जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं था कि वो हमारी हर बात से सहमत था या हम उसकी हर बात से सहमत थे, लेकिन हमें लगा कि हमारे पास एक गंभीर सहयोगी है। सिर्फ ये तथ्य कि उन्हें बुलाया गया और विदाई बैठक हुई, मुझे याद नहीं कि किसी पूर्ववर्ती के साथ ऐसा हुआ हो। वो अलग थे। उनकी छवि और निष्पक्षता प्रसिद्ध थी। अफसोस, संयुक्त राष्ट्र ऐसा नहीं था। मुझे लगता है यह भी संयोग था कि अमेरिकियों ने उन्हें चुना, और इसमें इजराइल की भी सहमति थी कि वह उस व्यक्ति के रूप में स्वीकार्य होंगे जो शांति बोर्ड के लिए मुख्य व्यक्ति बनेंगे। और इन सब के लिए आप जानते हैं, क्योंकि उनका संयुक्त राष्ट्र का अनुभव था। वो कुछ समय अमीरात में थिंक टैंक चला रहे थे। आखिरकार इजराइल ने उन्हें ऐसा व्यक्ति माना जिससे वे काम कर सकते थे। और चूंकि उनके बीच वो संबंध है और राष्ट्रपति ट्रंप चाहते हैं कि यह सफल हो, मुझे लगता है इजराइल को रणनीति से काम लेना होगा।
हम सोच सकते हैं कि ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमास कुछ नहीं करेगा, है ना? हमें जानना होगा कि खेल कैसे खेलना है ताकि यह सबको, खासकर राष्ट्रपति ट्रंप को, स्पष्ट हो। यहां हमास सब बिगाड़ रहा है, न कि इजराइल। मुझे लगता है नेतन्याहू अपने पत्ते बहुत सोच समझकर और सही तरीके से खेल रहे हैं, है ना? ये स्पष्ट है कि हमास अपनी जिम्मेदारियां पूरी नहीं कर रहा। आपके आखिरी बिंदु, लक्षित हत्याओं पर, जब से उन्होंने पिछली बार मुलाकात की थी, आप कहते हैं कोई लक्षित हत्या नहीं हुई, जबकि एक हफ्ते पहले कई ऐसी हत्याएं हुई थीं। कभी कभी शांति का समय आ सकता है क्योंकि वार करने लायक कोई लक्ष्य सामने आना होता है। आपको किसी को जमीन से बाहर आते देखना होता है। और मुझे सीधा कहना होगा कि अगर कोई हमास नेता जमीन से बाहर आता है और हमें पता है कि वह 7 अक्टूबर की नरसंहार के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार है, मुझे लगता है कि यह सोचना कि मौजूदा हालात में इजराइल उसे नहीं मारेगा, मैं उस हमास नेता से कहूंगा, बाहर आओ। मैं अब भी उम्मीद करता हूं कि इजराइल उसे मार डाले। मुझे लगता है कि उन्हें यह नहीं मानना चाहिए जो आपने अभी कहा। अपनी खुद की सुरक्षा के लिए उन्हें यह नहीं मानना चाहिए जो आपने अभी कहा। मुझे लगता है कि अगर कोई बड़ा आतंकवादी होता जिसे हम मार सकते तो हम फिर भी ऐसा करते। ठीक है, क्योंकि हमारे पास डिफेंसिव इवेपोरेशन की अपनी सही? परिभाषा है। सही। संभवतः नेतन्याहू ने गाजा में सैनिकों को शांत रहने को इसलिए कहा क्योंकि वो अभी मीटिंग से बाहर आए थे। और ऐसा है कि चलो 1 मिनट शांत हो जाते हैं, फिर हम फिर से शुरू करेंगे और फिर हम इसका हल निकाल लेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बात यह है, मैं बस एक बात पर आपसे असहमत होना चाहती हूँ जिस पर हम दोनों अक्सर बहस करते हैं। आप बार बार हमास 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 कहते रहते हैं। 1 मिनट के लिए हमास को भूल जाओ। सबसे पहले अच्छी खबर यह है कि हमने गाजा में वाकई में जबरदस्त सफलताएं हासिल की हैं, चाहे नेतन्याहू विरोधी लोग कुछ भी कहें। सिर्फ यही नहीं कि हम गाजा के 60 से 70% में इलाके पर काबिज हैं। असल में हमने बहुत सारे आतंकवादियों का सफाया कर दिया है और दक्षिणी इजराइल के लोग अब अपने घरों को लौट रहे हैं, अब वहां सुरक्षित हैं वगैरह। तो यही उस युद्ध की अच्छी खबर है, और खासकर क्योंकि वहां अब कोई बंधक नहीं बचा है, जो हमेशा एक समस्या थी। क्योंकि गजा में हमने जो भी हमले किए, हमने बंधकों को खतरे में डाला। अब वहां कोई बंधक नहीं है, जो हमारे लिए बहुत मददगार है। हमास को भूल जाओ। मैं बाकी समूहों, फिलिस्तीनी प्राधिकरण और शांति बोर्ड के बारे में बात करना चाहती हूँ। और यह झूठा विचार कि किसी तरह एक फिलिस्तीनी सरकार के पास एक पुलिस बल होगा और फिलिस्तीनी सरकार वे तकनीकी विशेषज्ञ होंगे जो हथियार इकट्ठा करेंगे और यह सत्यापित करेंगे कि हमास अपने हथियार छोड़ रहा है और हमास की निगरानी करेंगे। हम ये पहले भी देख चुके हैं। फिलिस्तीनी प्राधिकरण वे आतंकवादी हैं। उन्होंने 7 अक्टूबर का समर्थन किया। फर्क बस इतना है कि वे हमास से नफरत करते हैं। और हमास ने 2005 और 2006 में जब इजराइल ने गाजा से हटने के बाद उन्हें गाजा की छतों से नीचे फेंक दिया था। वे प्रतिद्वंदी हैं। लेकिन जब बात इजराइल राज्य और यहूदियों का सफाया करने की आती है तो वे एक ही सोच रखते हैं। और ईरान, वैसे इस्लामिक रिपब्लिक ने भी शांति बोर्ड और इस 15 सूत्रीय योजना के बारे में एक बयान जारी किया और कहा, बकवास है, हमास अपने हथियार नहीं डालेगा। मेरा मतलब है, और आखिरकार ईरान कहता है, हम उन्हें जानते हैं और वे हमारे लोग हैं। ठीक है, अब मैं यह बात इसलिए उठा रही हूं क्योंकि इस योजना में फिलिस्तीनियों को हथियार देना भी शामिल है। ये गलत है। हमने पहले भी ओस्लो समझौते में ऐसा किया था। उन्हें हथियार दिए और फिर वे उन्हीं हथियारों से हमें मारते हैं। फिलिस्तीनी इकाई की कल्पना भी गलत है कि वो शांतिपूर्ण होगी, ये गलत है। और हमें ये कैसे पता है? और भी कई कारणों के अलावा, सिर्फ इसलिए नहीं कि वे हर चीज में, अपने अखबारों में, अपनी किताबों में, हर काम में यही कहते हैं, वे इसे खुलकर कहते हैं। लेकिन हमें यह भी पता है क्योंकि कोई और देश उन्हें नहीं चाहता। नहीं, खासकर अरब देश तो बिल्कुल नहीं। यहाँ देखिए, प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हाल ही में इजरायली बुद्धिजीवी गादी ताउब के साथ एक लंबा पॉडकास्ट किया, जो जेएनएस के लिए भी लिखते हैं। वह शानदार इंसान है और उनका हिब्रू में बहुत सफल पॉडकास्ट है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हफ्ते कहा, आप जानते हैं, दूसरा देश जहां लोग जाना चाहते हैं लेकिन जा नहीं सकते, वह उत्तर कोरिया है। यही उन्होंने कहा। गजा के बहुत से लोग वहां से जाना चाहते हैं क्योंकि हालात बहुत खराब हैं, जो उन्होंने खुद बनाए।
उन्होंने अपनी हालत बिगाड़ी, फिर यहूदियों को मारना शुरू किया, जिससे हमें उन पर हमला करना पड़ा। वे वहां से जाना चाहते हैं, कोई उन्हें अपने यहाँ लेना नहीं चाहता, कोई भी अरब देश नहीं। क्यों? क्योंकि अरब देश जहां भी जाते हैं वहां की हालत खराब कर देते हैं, सब कुछ कचरा बना देते हैं। जॉर्डन के राजा भी फिलिस्तीनियों को नहीं चाहते। वे अपनी ही फिलिस्तीनी आबादी के साथ 5वीं श्रेणी के नागरिकों जैसा व्यवहार करते हैं और उन्हें डर है कि वे उसे सत्ता से हटा देंगे। अन्य देशों को फिलिस्तीनियों से नफरत है, तो वे बार बार कहते हैं कि इजराइल के पास फिलिस्तीनी राज्य होना चाहिए, क्योंकि वे नहीं चाहते। और जैसा कि नेतन्याहू ने कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे चाहते हैं कि इसका दोष इजराइल पर आए। वे चाहते हैं कि यह इजराइल की समस्या बने और जब कुछ गलत हो तो इजराइल को दोषी ठहराया जाए। और निश्चित रूप से हम हमेशा ऐसा होते हुए देखते हैं। तो मैं जवाब देना चाहता हूं रूथी, और कुछ बातें हैं जिनसे मैं सहमत हूं और कुछ बातें हैं जिनसे मैं असहमत हूं। कुछ बातें हैं जिनसे मैं पूरी तरह असहमत हूं और कुछ बातें हैं जिनसे मैं थोड़ी असहमति रखता हूं। लेकिन सबसे पहले, आप सही कह रही हैं कि वर्तमान स्थिति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं हो सकती। लेकिन वर्तमान स्थिति ये है कि इजराइल का गाजा के 60 से 70% हिस्से पर नियंत्रण है। हमास की सैन्य मशीनरी काफी हद तक ध्वस्त हो चुकी है। यह इजराइल के लिए एक अच्छी स्थिति है और हमने उनके कई नेताओं को मार गिराया है। यह इजराइल के लिए एक अच्छी स्थिति है और हमारे सैनिक बफर जोन में हैं, जो उन्हें हमारे नागरिकों पर हमला करने से रोक रहे हैं। इजराइल के लिए अच्छी स्थिति है। दूसरे शब्दों में, अगर आप आज गाजा की स्थिति की तुलना 6 अक्टूबर 2023 से करें तो हम एक कहीं बेहतर रणनीतिक स्थिति में हैं। इजराइल के लिए हमास अब अपने पहले जैसे खतरे की परछाई भी नहीं रह गया है और इसके लिए हम सब आभारी हो सकते हैं। ये अच्छी बात है। और बहुत सारे इजरायली सैनिकों ने सेवा की और लड़ाई लड़ी और दुर्भाग्यवश उनमें से कुछ मारे गए और कुछ घायल हो गए, और ये सही है। लेकिन स्थिति निश्चित रूप से बेहतर है और इजराइल उस बेहतर स्थिति को छोड़ने वाला नहीं है। ऐसा यूं ही नहीं, इजराइल को पीछे हटने के लिए बड़े बदलाव जरूरी है, और ये कहना जरूरी है। आपने कहा, और मैं समझता हूं क्यों, कि आप इस फिलिस्तीनी सरकार के बारे में बहुत संशयवादी है जो गाजा में उस समझौते के अनुसार स्थापित की जाएगी जो हुआ था। मैं यहां कुछ कहना चाहता हूं। वो समझौता, हमने अपने बंधकों को बाहर निकाला। हमने हर एक आखिरी बंधक को उसी समझौते की वजह से बाहर निकाला। और यह संभव है कि इजरायली जनता बंधकों को बाहर निकालने पर ही इतनी केंद्रित थी, है ना? और हम सब समझते हैं क्यों कि हमने बारीक बातों पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन बारीक बातों में यह लिखा था कि हमास को निरस्त्र करने की रूपरेखा के तहत व्यवस्था स्थापित की जाएगी। वो आप जानते हैं, बाकी सब चीजों के लिए एक पूर्व शर्त है, एक नागरिक फिलिस्तीनी स्वशासन की स्थापना, जिसे इजरायली सरकार ने हमेशा स्वीकार करने की बात कही थी। पीए नहीं, ये पीए नहीं होना चाहिए, ये पीए के अधीन नहीं होना चाहिए। दरअसल जिन लोगों के बारे में इस पर चर्चा हुई है, उनमें से एक का पीए के साथ बहुत खराब रिश्ता है, और आप जानते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूं। तो चलिए देखते हैं कि यह कैसे विकसित होता है। यह स्पष्ट है कि इस विशेषज्ञों द्वारा संचालित सरकार को, जिसे वे कहते हैं, या इनका आधिकारिक नाम है गाजा प्रशासन के लिए राष्ट्रीय समिति, सही है? यही इनका पूरा नाम है। लेकिन लोग कहते हैं कि यह तकनीकी विशेषज्ञों की समिति है जो, आप जानते हैं, सुनिश्चित करेगी कि खाना पानी मिले और कचरा इकट्ठा हो, सही है? और वे ना तो पीए होंगे और ना ही हमास, और वे इस तरह की स्थानीय सरकार होंगे जैसे गाजा के लोगों के लिए एक नगरपालिका सरकार, आप जानते हैं, अल्पकालिक रूप में। अब अगर हमास के पास हथियार है तो उनके पास कोई नियंत्रण कैसे हो सकता है? और जवाब है, उनका कोई नियंत्रण नहीं हो सकता। फिर ये युद्ध से पहले के लेबनान जैसा हो जाता है, जहां हिजबुल्लाह फैसले लेता है और वहां एक कृत्रिम सरकार होती है जिसके पास कोई नियंत्रण नहीं होता। अगर आगे बढ़ना है तो ये जरूरी है, यही दलील इजराइल को रखनी चाहिए। सब कुछ हमास के हथियार छोड़ने पर निर्भर है, लेकिन माना गया है कि वे राजी नहीं होंगे और इसलिए पूरा प्लान अटका हुआ है और कहीं नहीं जाएगा। फिलिस्तीनियों के बारे में एक आखिरी बात जो आपने बहुत खूबसूरती से कही, और आप जानते हैं, फिलिस्तीनी लोग जाना चाहते हैं। अगर आप फिलिस्तीनियों को गाजा छोड़ने की इजाजत दें तो वे जरूर छोड़ देंगे। और सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई भी उन्हें नहीं चाहता। यही सच है, कोई भी उन्हें नहीं चाहता। आपने संक्षेप में कहा, लेकिन मैं विस्तार में जाना चाहूंगा। लगता है हमने पहले भी पॉडकास्ट में इस पर चर्चा की है। जॉर्डन के लोग उन्हें नहीं चाहते क्योंकि उन्होंने जॉर्डन में क्रांति करने की कोशिश की थी ताकि वहां की राजशाही को गिराया जा सके, है ना? उन्होंने ऐसा किया था और दुर्भाग्यवश वे इसमें सफल होने के करीब भी पहुंच गए थे। लेबनानी लोग उन्हें नहीं चाहते क्योंकि फिलिस्तीनियों के व्यवहार से वहां गृह युद्ध हुआ था। खाड़ी के पार के लोग, कुवैत सहित खाड़ी के लोग याद करते हैं कि वहां रहने वाले फिलिस्तीनी कितने उत्साही समर्थक और आभारी थे,
खासकर जब सद्दाम हुसैन के इराक ने कुवैत पर हमला कर उसकी स्वतंत्रता छीनी थी। लोग इन बातों को याद रखते हैं। मिस्र में वे गजा के लोगों को हमास के रूप में देखते हैं, जो मुस्लिम ब्रदरहुड है, वही जिसने मिस्र में जनरल सीसी की सरकार गिराने का प्रयास किया था। इन कारणों से अरब जगत में लोग सहानुभूति रखते हुए भी वे सिर्फ औपचारिकता करते हैं। वे नहीं चाहते कि फिलिस्तीनी उनके पास रहे, इससे उन्हें दिक्कत होती है। और पश्चिमी देशों में, मान लीजिए पेरिस जैसी जगहों पर 10 लाख लोग फिलिस्तीनियों के समर्थन में सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हों, हाँ, और अन्य पश्चिमी शहरों में भी। लेकिन क्या यूरोपीय और अन्य पश्चिमी लोग वास्तव में गाजा से हमास की शिक्षा व्यवस्था में पढ़े लिखे फिलिस्तीनियों को अपने देशों में आने देना चाहते हैं? और इसका जवाब साफ तौर पर नहीं है। जब 60,000 मोरक्कोवासी स्पेन की सीमा पार आए तो कैसी प्रतिक्रिया हुई हमने देखा। और अचानक पूरे यूरोप में हर कोई कह रहा है नहीं, हम इन लोगों को नहीं चाहते। सही है, सिर्फ स्पेन में ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप में। और मुझे लगता है कि यही त्रासदी है, सबसे बड़ी त्रासदी है कि अगर गजावियों को बाहर जाने का विकल्प मिले तो वे निश्चित रूप से चले जाएंगे। त्रासदी यह है कि कोई उन्हें नहीं चाहता, और इसका एक कारण उनकी गलती है। ये व्यक्तिगत गलती नहीं, लेकिन जब भी फिलिस्तीनी गजा आदि के बाहर रहे हैं, उनका व्यवहार ऐसा रहा है। देखिए, हम इस मुद्दे पर बहस कर सकते हैं और मैं उन कई बंधकों के बारे में बात कर सकती हूं जो लौटे हैं, जो बच गए। गज्जा में कोई निर्दोष नागरिक नहीं है। उन्होंने कहा किसी ने मदद नहीं की। हम जानते हैं, यहाँ तक कि हॉलोकॉस्ट में भी। देखिए, वहाँ धर्मी गैर यहूदी थे जिन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर यहूदियों को छुपाया, उनकी रक्षा की, नाजियों को उनसे दूर किया। वहाँ नेक गैर यहूदी थे, कई थे। गाजा में किसी महिला, बच्चे, बूढ़ी औरत या बूढ़े आदमी ने बंधकों की मदद नहीं की, बल्कि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया, पत्थर फेंके और वही किया। वे भी इसमें शामिल थे। अब जाहिर है, आप ये नहीं कह सकते कि हर एक इंसान ऐसा था, और आप जानती हैं कि मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ। मुझे पता है कि ये एक बड़ी सामान्यीकरण जैसी बात लगती है, लेकिन ये पूरी तरह सामान्यीकरण नहीं है। और इसी वजह से मैं फिर रामल्ला के फिलिस्तीनी प्राधिकरण की ओर जाता हूँ, जिनकी स्कूल की किताबों से गाजा के लोगों को पढ़ाया गया था। आप 2 यहूदियों को मारते हैं, फिर 2 और मारते हैं। ये कितने हुए? यहूदी विरोध, इजराइल विरोध, मारना और खुद को शहीद करना, ये सब अल्लाह के लिए। अगर आपने अपने बच्चों को बचपन से ही अल्लाह के लिए शहीद बनने की चाहत के साथ पाला हो, तो कैसे आखिरकार वे वैसे ही बनेंगे। और इस मायने में मैं समझ सकती हूँ कि गाजा में निर्दोष नागरिक क्यों नहीं होंगे जिन्हें पूरी तरह से उस बर्बर विचारधारा पर पाला गया हो, और इसलिए मानसिकता को डी रेडिकलाइज करने में समय लगेगा। ठीक है, तो उस समय आप जो भी कहना चाहें, फिलिस्तीनी हो या न हो, फिलहाल ऐसा अभी तक नहीं हुआ है। और बल्कि गाजा युद्ध ने पश्चिम में कई लोगों को कट्टरपंथी बना दिया है, और वे अब फिलिस्तीनी स्कूल की किताबों जैसी बातें करने लगे हैं, जो कि गाजा, रामल्ला और ऐसे स्थानों को कट्टरपंथ से दूर करने के बजाय पश्चिम फिर से तथाकथित फिलिस्तीन समर्थक मानवाधिकार समर्थकों को कट्टरपंथी बना रहा है। तथाकथित हालात उल्टे हो गए हैं। लेकिन जब आप कहते हैं कि ये फिलिस्तीनी प्राधिकरण नहीं होगी, नाम चाहे जो रख लें, एक पैलेस्टीनियन संस्था, हमास गाजा में अकेला आतंकवादी समूह नहीं है। वहाँ फिलिस्तीनी इस्लामिक जिहाद और दूसरे समूह भी हैं जिनके नाम आपको जरूरी नहीं पता होंगे। और बात यह है कि किसी भी टेक्नोक्रेट फिलिस्तीनियों को हथियार देना हमें फिर से ओस्लो समझौते की ओर ले जाएगा। आप फिलिस्तीनी पुलिस बल नहीं बना सकते जब तक वे कट्टरपंथ से बाहर नहीं आते। अभी उनके सोचने के तरीके में बदलाव नहीं आया है। ये बहुत खतरनाक है। जब आपने कहा कि इजरायली सरकार ने सहमति दी, ठीक है, और एक बात और, सभी बंधकों को समझौते से नहीं बल्कि इजरायली सैन्य बल ने वापस लाया, जिसने समझौते को संभव बनाया। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। मैं जानती हूं कि ट्रंप बंधकों की रिहाई का पूरा श्रेय लेना चाहता है, लेकिन हमारे बेटे और बेटियां गाजा में उन बंधकों को वापस लाने के लिए लड़े और हमें उन्हें श्रेय देना चाहिए। इसी ने इस सौदे पर मुहर लगाई। लेकिन ये सैन्य दबाव था, ये इजरायली सैन्य दबाव था। मुझे लगता है यह एक महत्वपूर्ण बात है। मैं पूरी तरह सहमत हूं।
अगर इजरायली सैन्य दबाव नहीं होता तो हमास गाजा के पूरे हिस्से पर काबिज रहता। मुझे याद है अक्टूबर 2023 के अंत में युद्ध कुछ हफ्ते ही पुराना था। तब तक संयुक्त राष्ट्र महासचिव गुटेरेस, जो शुक्र है इस साल 31 दिसंबर को रिटायर हो रहे हैं, अपना काम खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा मानवीय युद्ध विराम। दूसरे शब्दों में, वे हम पर हमला कर सकते थे, वे सीमा पार कर सकते थे, वे नरसंहार कर सकते थे, वे हत्या कर सकते थे, वे बलात्कार कर सकते थे, वे सिर काट सकते थे, वे लोगों को जिंदा जला सकते थे, है ना, लोगों को जिंदा, वे बंधक बना सकते थे। और फिर जब इजराइल जवाब देता है अब युद्ध विराम, और ये पागलपन भरी स्थिति है। लेकिन समय खत्म होने से पहले मैं आपको एक कहानी सुनाकर बात समाप्त करना चाहूंगा। रूथ, कहिए। मैं एक बार एक उदारवादी फिलिस्तीनी से मिला था। वो उदारवादी फिलिस्तीनी क्यों है? क्योंकि उसने इजरायलियों से मिलने के लिए सहमति दी, है ना। यही एक उदारवादी फिलिस्तीनी की परिभाषा है। उसने मुझसे ये वाक्य कहा जिसका हम संक्षिप्त विश्लेषण करेंगे। मार्क, मैं जानता हूं कि यहूदियों ने यूरोप में बहुत कष्ट सहे, लेकिन यूरोप को अपनी यहूदी समस्या मेरे नुकसान पर क्यों हल करनी पड़ी? और वो असल में क्या कह रहा है? वो कह रहा है मैं समझता हूं कि यहूदी लोगों ने कष्ट झेले। वो असल में कह रहा है कि इजराइल की कोई वैधता नहीं है, मगर मेरी तरफ अच्छा बनने की भी कोशिश कर रहा है। वो दिखाना चाहता है कि मैं शांति चाहता हूं आदि। मैं समझता हूं सबसे पहली बात जो कहनी चाहिए, उसने कहा मैं जानता हूं कि यूरोप में यहूदी पीड़ित हुए, लेकिन वो मध्य पूर्व के यहूदियों जैसे इराक, सीरिया, लेबनान, मिस्र, अल्जीरिया के यहूदियों के दुखों का उल्लेख नहीं करता, जो अरब राष्ट्रवाद, नाजी समर्थन, पोग्रोम और दंगों के कारण पीड़ित हुए। कई बार उन्हें जबरन देश से निकाला गया और हत्याकांड हुए जिन पर हम बात नहीं करना चाहते, क्योंकि वो मुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा है कि अरब यहूदियों से प्यार करते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। पर वो दूसरी बात अनदेखा कर रहा है। उसी समय द्वितीय विश्व युद्ध में जब हॉलोकॉस्ट चल रहा था, उस समय फिलिस्तीनी राष्ट्रीय आंदोलन के आधिकारिक नेतृत्व मुख्य राजनीतिक नेता हज अमीन अल हुसैनी थे, जिन्होंने युद्ध के दौरान बर्लिन में समय बिताया। वो युगोस्लाविया में वाफन एसएस के लिए मुस्लिम सैनिक भर्ती कर रहा था, और फिर भी किसी तरह कहा जाता है कि फिलिस्तीनियों का इससे कोई संबंध ही नहीं था। और वही फिलिस्तीनी नेता युद्ध के बाद वो यूरोप से भाग जाता है और युद्ध अपराधी के रूप में खोजा जाता है। अल हुसैन वो किसी तरह मिस्र और फिर गाजा पहुंचता है। सभी जानते हैं कि वो मित्र देशों का वांछित युद्ध अपराधी है, जिसे शायद नोर्नबर्ग में मुकदमा चलाना था। वे उसे गाजा में अखिल फिलिस्तीन सरकार का राष्ट्रपति चुनते हैं। इतनी बातों के बाद भी जब वो कहता है हमें पता है तुम्हें यूरोप में मार दिया गया था, अरे मानो तुम तटस्थ थे, मानो तुम बस मूक दर्शक थे। आखिरकार जब वो कहता है मुझे पता है तुमने बहुत सहा है, लेकिन तुम्हें चोरी क्यों करनी पड़ी? चोरी नहीं करनी थी। वो कहता है तुम्हें मेरी कीमत पर यह सब क्यों करना पड़ा, है ना। वो कह रहा है कि इजराइल अवैध है और इसे एक मध्यमार्गी आवाज माना जाता है। वो मुझसे पूछता है तुम्हें मेरी देश क्यों लेना पड़ा और हमें इसकी कीमत क्यों चुकानी पड़ी? मतलब उनके मुताबिक हम विदेशी घुसपैठिए हैं। हम घुसपैठिए, क्या मैंने घुसपैठिए कहा? घुसपैठिया। आज मेरे शब्दों में थोड़ी दिक्कत हो रही है। मूल विचार यह है कि हम अवैध हैं। हम आए, जो हमारा नहीं था वो ले लिया, तुम्हारी जमीन चुरा ली, और चाहे हमें कष्ट हुआ हो जैसे अपराधियों को होता है। सही है ना। एक बलात्कारी ने भी किसी और से यौन शोषण झेला हो सकता है, और एक चोर आप जानते हैं बहुत गरीब हो सकता है और अपने बच्चों के लिए पैसे चुराने की जरूरत पड़ सकती है, लेकिन हमने फिर भी चोरी की, और ये गलत है। और वो क्या कह रहे हैं? हो सकता है आपने कष्ट झेला हो, लेकिन आप आए और मेरी जमीन चुरा ली। माफ कीजिए। इजराइल की जमीन से यहूदी संबंध को नकारना इतिहास को नकारना है, हकीकत को नकारना है। सही है ना। मैं कहूंगा कि ये यहूदी विरोधी है, क्योंकि ये यहूदिया से यहूदियों के संबंध को अनदेखा करता है जहां से हम आए हैं। यहूदी शब्द भी वहीं से आया है। इतनी मजबूत और सच्ची चीज को अनदेखा करना आखिरकार तर्कहीन है, और इसलिए ये एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। नहीं, बिल्कुल। और ये बाइबल और प्राचीन बातों को अनदेखा करना है। सुनिए, हर दिन हमें ऐसे पुरातात्विक खोज मिलती हैं जो बाइबल में लिखी बातों को साबित करती हैं। हम इस भूमि के मूल निवासी हैं, यहूदी हैं। ये हमारा प्राचीन इतिहास है। आप सही हैं, यह बहुत बड़ा झूठ है। जब तक वे कट्टरता से बाहर नहीं आते, मैं वही दोहराऊंगी जो पहले भी कहा है। मुझे नहीं लगता ये मेरी जिंदगी में होगा, लेकिन देखते हैं। रूथी, मैं ये मानने को तैयार हूं कि ये मेरी जिंदगी में नहीं होगा, पर तुम्हारे पास समय है, इसलिए मैं विकल्प खुले रखता हूं। अगले हफ्ते बात करने को उत्सुक हूं। मैं भी।